Assalamualaikum dear students and all viewers, welcome to my channel Feefinity Physics for All। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में बेटे तमाम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को खुशामदीद। इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का पहला चैप्टर विच इज़ चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। जैसा कि आप जानते हो कि हम 11 चैप्टर्स फर्स्ट ईयर में बेटे पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 12 से हम कंटिन्यू करेंगे और 21 चैप्टर पे एंड करेंगे जाके, यानी 10 चैप्टर्स बच्चों सेकेंड ईयर में पढ़ने हैं। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेक्चर नंबर 1 में बेटे हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कूलम्स लॉ, एग्जाम्पल 12.1 न्यूमेरिकल बेटे, एंड न्यूमेरिकल अनसॉल्व 12.1 एंड 12.2। ये दोनों न्यूमेरिकल्स और एक एग्जाम्पल 12.1 ये दोनों बेटे कूलम्स लॉ को रिलेट करती हैं। तो लेक्चर 1 में इंशाल्लाह हम इन 4 टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर बच्चों। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? द स्टडी ऑफ charges or electric charges at rest is called electrostatics bete। now we must know that what are electric charges। let's start, what are electric charges? Electric charge, it is actually the intrinsic property of matter which is acquired due to loss or gain of electrons। what is meaning of it? It is the intrinsic property of matter which is acquired ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटे ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जब हम अपने बालों पर, ड्राई बालों पर कंघी करते हैं तो कंघी पे चार्ज आ जाता है, या हमने कोई रेशमी कपड़े पहने हों, सिल्की क्लोथ्स वेयर किए हों, तो हमारी बॉडी के साथ वो चिपकना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है और एक बॉडी गेन कर लेती है। द बॉडी विच लूजेज इलेक्ट्रॉन acquire positive charge and the body which gains electron that acquire negative charge। इस बात को आइए थोड़ा डेप्थ में बेटे समझेंगे। ये बात हमें तब समझ आएगी जब हम एटम लेवल पर अपनी अंडरस्टैंडिंग को लेकर चलेंगे और वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि एक एटम लेवल पर किसी भी एटम पर चार्ज कब आता है। अब बेटे हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो मैट्रिक लेवल पे आप पढ़ के आए हो, किसी भी एटम में बेटे सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं ऑर्बिट के अंदर। इसकी 3D बेटे आपको मैंने मॉडल यहाँ पे शो किया है, ये आप देखिए बेटे। इलेक्ट्रॉन्स, ये रेड इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटे, ये जो येलो हैं ये प्रोटॉन्स हैं, और ये ग्रीन कलर में जो सफ़ेयर सेंटर में नज़र आ रहे हैं ये न्यूट्रॉन्स हैं। सो ग्रीन कलर्स आर न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स बच्चों न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। और ये येलो कलर के जो हैं दीज आर प्रोटॉन्स, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इनके चार्ज को बेटे ई से डिनोट करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से प्लस ई आ जाता है बेटे। और यहाँ पे जो रेड कलर के सफियर्स आपको नज़र आ रहे हैं विच आर ऑर्बिटिंग राउंड द न्यूक्लियस, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स बेटे। दे कैरी नेगेटिव चार्ज, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज एज प्रोटॉन बट ऑफ ऑपोजिट नेचर। तो ये बात याद रखनी है बच्चों, प्रोटॉन पे जितना पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे उतना ही नेगेटिव है। और ये जस्ट हमारी कन्वेंशन है बच्चों, ये कोई ऐसी बात नहीं है किसी ने एटम के अंदर जाके प्रोटॉन के माथे पे लिखा देखा था कि उसके ऊपर पॉजिटिव लिखा हुआ है और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव है, ऐसी कोई बात नहीं है। जस्ट दो ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे थे, तो एक को हमने पॉजिटिव कह दिया बेटे और एक को नेगेटिव। सो इट्स अ मेयर कन्वेंशन। साथ ही आपको ऊपर ये प्रोटॉन का मास लिखा हुआ है, ये भी याद होना चाहिए बेटे, 1.67 टाइम्स 10⁻⁻27 kg। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है बेटे 9.1 टाइम्स 10⁻31 kg। ये वैल्यूज़ अक्सर हम न्यूमेरिकल्स को करते हुए यूज़ करेंगे, तो आपको ये वैल्यूज़ दो बेटे आज ही याद कर लो, क्योंकि ये सेकेंड ईयर फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं। नेक्स्ट बेटे, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज या प्रोटॉन के चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है बेटे, ये आपके सामने स्क्रीन पे 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम, यानी प्रोटॉन पे यही चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे इसी मैग्नीट्यूड का नेगेटिव होता है बेटे। सो किसी भी एटम में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद है ये बेटे हमेशा बराबर होती है। इट मीन
अगर हम इसी एटम को कंसिडर कर लें जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैंने कंसिडर की है, तो इसमें 3 प्रोटॉन्स हैं, एक प्रोटॉन पे चार्ज ई है बेटे, तो 3 प्रोटॉन्स पे कितना हो जाएगा 3e। एक इलेक्ट्रॉन पे अगर ई है, नेगेटिव ई है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स पे हो गया -3e, तो टोटल चार्ज कितना निकला बेटे +3e -3e, आंसर इज 0। सो इसका मतलब किसी भी एटम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बेटे होते हैं, और नेट देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो एटम बेटे न्यूट्रल होता है। सो एटम इज न्यूट्रल ओवरऑल। लेकिन जब भी कोई एटम बेटे इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा, तो ये जो बैलेंस है डिस्टर्ब हो जाएगा और एटम के ऊपर चार्ज आ जाएगा। आइए इस बात को देखते हैं बेटे। और एक बात और देख लें, यहाँ पे एटम बेटे प्रोटॉन्स लूज या गेन नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बंद किया हुआ है, ये यहाँ से ना निकलते हैं ना ही इसके अंदर ऐड होते हैं। हाँ, जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एटम से निकल भी सकते हैं और ये एटम के अंदर ऐड भी हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर एक एटम लूज करे एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा बेटे, अब उसके पास इलेक्ट्रॉन 2 रह गए, यानी नेगेटिव चार्ज हो गया -2e। और लेकिन प्रोटॉन तो उतना ही है ना, +3e। तो जवाब कितना आया चार्ज का, +e, यानी अब उस एटम पे +e चार्ज आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट, अगर ये एटम आपको पॉजिटिवली चार्ज शो भी कर दिया। नेक्स्ट बेटे आप देखें कि अगर यही एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करे तो क्या होगा। अब नेगेटिव चार्ज, पहले 3 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही थी, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो -4e हो गया नेगेटिव चार्ज, लेकिन प्रोटॉन तो उतना ही है +3e, तो आंसर आया बेटे -e। सो यहाँ से ये बात साबित हुई कि कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे तो एज अ रिजल्ट उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है बेटे। और इस चार्ज के अंदर ये प्रॉपर्टी है, जस्ट लाइक वही मिसाल को रिकॉल करें कि जब हम अपने हेयर्स को कॉम्ब कर रहे होते हैं तो हमारी कॉम्ब या कंघी के ऊपर जो चार्ज आता है, उस कंघी को, चार्ज्ड बेटे कॉम्ब को अगर आप पास लेके जाएं स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर के, तो वो स्मॉल ऑफ पीसीज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करती है। अब ये अट्रैक्शन कैसे करती है, आइए इसको अब नेक्स्ट मजीद समझेंगे बेटे। ये एटम नेगेटिवली चार्ज आपको शो कर दिया बेटे। नेक्स्ट बेटे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी भी बॉडी पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज आता है वो कितने तरीक़ों से आ सकता है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग भी आप इसे कह सकते हो। तो पहला मेथड है जी बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन, ये अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी दो बॉडीज़ को रब किया जाए तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है और एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है बेटे। जो आपके पास लूज करती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो गेन करती है उसके ऊपर बेटे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब बेटे ये नेक्स्ट किस बेस पर होता है कि एक बॉडी लूज करेगी और गेन करेगी, ये डिपेंड करता है बच्चों ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। ये आपके सामने है बच्चों। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में डिफरेंट मटेरियल्स को हमने उनकी टेंडेंसी टू लूज और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स की बेस पर लिस्ट किया होता है बेटे। इस लिस्ट में आप देख रहे हैं सबसे ऊपर एस्बेस्टॉस है, ग्लास है, ह्यूमन हेयर है, देन वूल है, एल्यूमिनियम है। सो जो सारे मटेरियल्स ऊपर वाली साइड पे हैं दे आर गेटिंग पॉजिटिव चार्ज, यानी दे हैव मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और जैसे जैसे आप इसी डायग्राम में नीचे आते जाएंगे, लाइक स्टील, पेपर, पीवीसी, टेफ्लॉन या प्लास्टिक्स, तो ये नीचे ये नेगेटिव चार्ज लेते हैं। यानी जब भी हम बालों पे कंघी करते हैं तो ह्यूमन हेयर देखें ये पॉजिटिव साइड पे है, और जो हमारी कंघी होती है या कॉम्ब है वो प्लास्टिक है, वो नीचे आ रहा है नेगेटिव पे। यानी जब भी हम कंघी करते हुए चार्ज आता है तो याद रखिएगा ह्यूमन एयर पे पॉजिटिव आएगा और हमारी कंघी जो प्लास्टिक की है उस पर बेटे नेगेटिव आएगा। आई होप यू गॉट इट। आप इस लिस्ट से कुछ भी देख सकते हो, जैसे आप एक ग्लास का रॉड लो और उसको वूल के साथ रब करो। अब ग्लास इस लिस्ट में ऊपर है और वूल नीचे है, इसका मतलब ग्लास और वूल के कपड़े को रब किया जाएगा तो जो ग्लास है वो इलेक्ट्रॉन देगा और पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा बेटे, और वूल जो है इलेक्ट्रॉन लेगा और वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट बच्चों। नेक्स्ट, ये बात हमें समझ आ रही है कि एक बॉडी अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी बेटे तो उस पर ई चार्ज आएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो 2e आएगा, अगर n इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी तो ne आएगा। यानी किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आ सकता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बेटे। यहाँ कैपिटल N
ये इंटीजर शो कर रहा है बेटे, यानी किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो क्वांटाइज होगा। क्वांटाइज मतलब यानी चार्ज ई आ सकता है, E/2 नहीं आ सकता, 1.5 ई नहीं आ सकता, फिर उसका डबल आ सकता है 2E, 3E, 4E, और ऐसी वैल्यूज जो गैप के साथ आती हैं बेटे उन्हें क्वांटाइज वैल्यूज कहते हैं। तो चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, इसकी ये प्रॉपर्टी भी याद रखिएगा। अब इस फॉर्मूला की बेस पर एमसीक्यू बेटे बन सकता है, कभी भी आपसे पूछा जाए जी 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इट मीन एक बॉडी कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे कि उसके ऊपर 1 कूलम चार्ज आ जाए। तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके बेटे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, इस फॉर्मूला से आप कैपिटल एन कैलकुलेट कर लें Q/E, और Q की जगह पुट करते हैं बेटे 1 कूलम, और E की जगह पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो पिछली स्लाइड पे मैंने आपको शो किया था, डैट इज 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम। डिवाइड होकर बेटे कूलम कूलम तो कट जाएगा और नंबर आ गया 6.25 टाइम्स 10⁻18। ये नंबर बेटे क्या है, यानी एक बॉडी इतने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। आप इस बात को ज़रा समझिएगा कि ये 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इट्स अ वेरी बिग नंबर। इतने इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद बॉडी पे 1 कूलम चार्ज आता है, इसका मतलब 1 कूलम चार्ज कोई छोटा चार्ज नहीं है। हम जितने भी न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे चैप्टर 12 के, आप देखिएगा वहाँ पे हमेशा माइक्रो कूलम में चार्जेस गिवन होंगे। तो यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए कि 1 कूलम चार्ज इज़ अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट बेटे अब मूव करेंगे सेकंड मेथड की तरफ, डैट इज बाय इंडक्शन, या इसे बेटे बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी कह सकते हैं। आइए ज़रा इस प्रोसेस को पहले समझते हैं और फिर इस प्रोसेस से एक बॉडी को चार्ज कैसे किया जाएगा उसको बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज इंडक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मैंने बेटे एक न्यूट्रल बॉडी ले ली, ये आपके सामने है, उसके साथ उसके पास मैंने एक चार्ज बॉडी प्लेस की, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या करेगी, न्यूट्रल बॉडी के अंदर मौजूद नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को या नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। एक्चुअली किसी भी न्यूट्रल बॉडी में बराबर के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। तो जब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पास आई तो न्यूट्रल बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्जेस इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए, और पॉजिटिव चार्जेस एज अ रिजल्ट दूसरी साइड पे चले गए। और इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यानी न्यूट्रल बॉडी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का एक तरफ मूव कर जाना इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी, या न्यूट्रल बॉडी के अंदर मौजूद जो चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, इनकी जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई है बेटे, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। So the redistribution of charges in a neutral body when a charged body is placed near it is called electrostatic induction बेटे। अब ऑफ कोर्स आप बेटे ये बता सकते हो कि चूंकि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ने न्यूट्रल बॉडी का ऑपोजिट एंड अट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स अट्रैक्शन होगी। नेक्स्ट बेटे अगर इसी बात को ऐसे समझा जाए कि इस दफ़ा हम न्यूट्रल बॉडी के पास नेगेटिवली चार्ज बॉडी ला रहे हैं, तो अब नेगेटिवली चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ और नेगेटिव ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा। तो एज ए रिजल्ट फिर अट्रैक्शन ही होनी है बच्चों। सो यहाँ से साबित हुआ कि जो चार्ज बॉडी है वो एक अनचार्ज बॉडी या न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है ड्यू टू अ फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब तो लाहौर बोर्ड वालों ने कह भी दिया है ना 25% जो है कॉन्सेप्चुअल आएगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको आंसर करने आने चाहिए बेटे। अगर वो कह दे जी कि हाउ कैन यू जस्टिफाई डैट अ चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी, तो आपने ये आंसर लिखना है द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के ऑपोजिट चार्ज को अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे एक अट्रैक्शन कॉज होती है। सो अ चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट एन अनचार्ज और न्यूट्रल बॉडी। तो इससे बेटे क्या साबित हुआ, दैट इज व्हाई वी से दैट कि अट्रैक्शन में बी फॉल्स टेस्ट ऑफ चार्ज बट रिपल्जन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज। क्या मतलब बच्चों कि अट्रैक्शन तो न्यूट्रल बॉडी भी दे देती है, यानी कोई बॉडी अगर आपको अट्रैक्ट कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो चार्ज होगी, हो सकता है कि वो न्यूट्रल हो और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं।
लेकिन अगर कोई बॉडी आपको रिपेल कर रही है या आपको रिपल्जन शो कर रही है, इट मीन उसके ऊपर चार्ज होगा, क्योंकि अभी हमने देखा है कि न्यूट्रल बॉडी कभी रिपल्जन शो नहीं करती, हमेशा अट्रैक्शन शो करती है। सो साबित हुआ कि अट्रैक्शन मे बी द फॉल्स टेस्ट बट रिपल्शन इज ऑलवेज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज। ये भी एमसीक्यू की फॉर्म में आपसे बात पूछी जा सकती है बेटे। नेक्स्ट बेटे अब हम देखेंगे, आइए, कि ये इंडक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड से हम चार्जिंग करते कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूट्रल बॉडी के जो चार्जेस हैं वो बेटे रीडिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, फिर उसकी नेगेटिव या पॉजिटिव साइड को अर्थ कर देते हैं। अगर आप इसकी नेगेटिव साइड को अर्थ करेंगे तो नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन्स निकल कर ग्राउंड में चले जाएंगे बेटे, लाइक दिस, और न्यूट्रल बॉडी पे ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लाइक दिस बच्चों। तो इस तरह हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर दिया। बाद में आपने ग्राउंड वाली वायर को हटा देना है, तो अब न्यूट्रल बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होगा। सिमिलरली बेटे, अगर ये आप पॉजिटिव साइड से ग्राउंड करते तो अब इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड से निकलकर न्यूट्रल बॉडी में आएंगे, और एज अ रिजल्ट अब बॉडी क्या हो जाएगी, नेट, तो नेट अगर देखा जाए वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी बच्चों। नेक्स्ट अब हम थर्ड मेथड पे आ रहे हैं, दैट इज बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन का मतलब है कि इसमें आप एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी को बेटे या तो आप डायरेक्ट जोड़ दो, डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, डायरेक्ट टच कर दो बेटे, या आप उसे किसी इलेक्ट्रिक वायर के ज़रिए जोड़ दो। तो क्या होगा, चार्जेस बेटे, जो एक चार्ज बॉडी है वहाँ चार्ज ज़्यादा होगा और न्यूट्रल बॉडी में कोई चार्ज नहीं है, तो ये बाय नेचर चार्ज हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेगा वन बाय वन, और ये तब तक मूव करता जाएगा जब तक दोनों बॉडीज़ पे बराबर चार्ज नहीं आ जाता। यानी जितना भी नेट चार्ज होगा वो दोनों में बराबर डिवाइड होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जस्ट लाइक वो इलेक्ट्रिक वायर से आप देखें जब कनेक्ट किया हुआ है इस डायग्राम में, तो ये चार्जेस इस वायर के ज़रिए कंडक्ट करके न्यूट्रल बॉडी में जा रहे हैं बच्चों, और ये तब तक फ्लो करते रहेंगे जब तक दोनों तरफ चार्ज बराबर नहीं हो जाता। तो इस तरह हमने ये देखा बेटे, नाउ चार्जेस विल कंडक्ट फ्रॉम द चार्ज बॉडी टू द न्यूट्रल बॉडी until the both bodies have equal charges बच्चों। So this is called conduction method to charge a body बेटे। So बेटे नेक्स्ट अब हम इसी बात को मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं कि टच करने के बाद दो चार्ज बॉडीज़ को या एक चार्ज और न्यूट्रल बॉडी को, जो टच करने के बाद या उन्हें एक वायर के साथ कनेक्ट करने के बाद दोनों पे जो आफ्टर इक्विलिब्रियम चार्ज होगा वो टोटल चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। यानी जो न्यू चार्ज आएगा बेटे आपके पास, वो टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 होगा। ऑल दो मैंने जो यहाँ एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन की है उसमें एक बॉडी न्यूट्रल थी, तो सेकेंड चार्ज क्या था बेटे, ज़ीरो था, तो उस केस में सिर्फ आधा आधा डिवाइड हो गया। अगर यहाँ पे दो डिफरेंट बॉडीज़ होती हैं, एक पे चार्ज पॉजिटिव होता है एक पे नेगेटिव होता है, तो आपने दोनों बॉडीज़ का नेट चार्ज लेना था और उसको दो पे डिवाइड करना था। तो आफ्टर रीचिंग द इक्विलिब्रियम वो नेट चार्ज होगा दोनों बॉडीज़ के ऊपर। लेकिन बच्चों यहाँ तक अब हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बना ली हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्जेस क्या हैं, नेगेटिव चार्जेस क्या हैं। नाउ वी आर गोना स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक बेटे, दैट इज़ कूलम्स लॉ। Now Coulomb's law, a French military engineer Charles Coulomb in 1874 performed a number of experiments on point charges. Point charges क्या होते हैं अभी बात करेंगे, in torsion balance, and deduce a mathematical relation for electrostatic force of attraction or repulsion. एक्चुअली कूलम भाई ने जी बहुत ज़्यादा तजर्बे किए, टॉर्शन बैलेंस उसके ऑपरेटर्स का नाम है बेटे, उसमें उसने पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स को कैलकुलेट किया बेटे, एंड ही कंक्लूडेड अ लॉ, अ मैथमेटिकल फॉर्म टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। नाउ लेट्स सी व्हाट आर पॉइंट चार्जेस। Point charges are such charges whose sizes are very small, even negligible as compared to the distance or separation between them बेटे। यहाँ पर मैं आपको मिसाल दूंगा, अगर मैं कहूँ जी एक मून जो है एक चार्ज पार्टिकल है और अर्थ भी एक चार्ज पार्टिकल है, तो क्या मून और अर्थ को हम पॉइंट चार्जेस कंसिडर कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं बेटे, क्योंकि अर्थ पे रहकर जब हम मून को देखते हैं तो मून हमें इतना सा पॉइंट चार्ज ही नज़र आ रहा होता है, पॉइंट मैस होता है बेटे, और अगर आप मून से जाके अर्थ को देखेंगे तो अर्थ भी छोटी सी नज़र आएगी। लेकिन
अगर आप मून के पास जाके देखेंगे तो ऑफ कोर्स मून इतना छोटा नहीं होगा आपके हिसाब से, फिर आपका वो पॉइंट चार्ज नहीं रहेगा। यानी कोई भी चार्ज पॉइंट चार्ज किसी दूसरे चार्ज के लिहाज से कहलाएगा अगर वो दूसरे चार्ज से बहुत दूर है, इतना दूर है कि उसका साइज ना होने के बराबर है एज कंपेयर टू द सेपरेशन बिटवीन दैम। इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको मैं एक मिसाल देता हूँ जी। जो न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन्स, ये पॉइंट चार्जेस नहीं है बेटे, क्योंकि हालांकि प्रोटॉन से छोटा अब क्या होगा, लेकिन चूंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है और न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि कूलम्स लॉ जो है वो दो प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं इनके दरमियान फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बिकॉज द टू प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस दे आर नो मोर point charges बेटे, because of their small separation. Now their sizes are not as smaller or negligible as compared to the separation between them. लेकिन उसी एटम के अंदर जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे हैं वो 10⁵ टाइम्स ग्रेटर डिस्टेंस पे कर रहे हैं, 1 लाख गुना ज्यादा। क्योंकि आप जानते हो बेटे न्यूक्लियस का जो साइज होता है डैट इज 10⁻⁻15 मीटर, और जो एटम का साइज है 10⁻⁸ मीटर। तो इलेक्ट्रॉन एटम की स्पेस के अंदर रिवॉल्व करता है, तो उसके पास घूमने की जो जगह है, उसकी जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है बेटे, 1 लाख गुना ज़्यादा है। इसलिए जब प्रोटॉन की फोर्स इलेक्ट्रॉन पे निकालनी हो तो कूलम्स लॉ इज़ एप्लीकेबल, लेकिन दो प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं उनके लिए कूलम्स लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल बेटे। ये बेटे आप वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ भी कह सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें, एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव इन टाइम नोटिफिकेशन ऑफ फिजिक्स वीडियोस। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट बेटे आइए अब पॉइंट चार्जेस को थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये आपको स्क्रीन पे मैंने दो पॉइंट चार्जेस दिखाए हैं बेटे। जब भी दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान आपने फोर्स को शो करना है तो हमेशा आपने एक लाइन शो करनी है ज्वाइनिंग द चार्जेस। ठीक है, ये स्क्रीन पे आप लाइन देख रहे हैं, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, ये लाइन पहले बना लेनी है। तो जब भी ये चार्जेस रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, आप जानते हो सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं, तो ये रिपेल इसी लाइन के अलोंग करेंगे बेटे, लाइक दिस। सिमिलरली अगर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चार्ज हो, अब इन्होंने बेटे अट्रैक्ट करना है, तो यहाँ भी आपने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है ज्वाइनिंग द चार्जेस, ये लाइन बच्चों। अब इस लाइन के अलोंग जो है ये दो चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमें पता चला कि कूलम्स लॉ हमें पहली बात ये बता रहा है कि दो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, दो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं बेटे along the line joining the charges. So I can say that the direction of electric force is along the line joining the charges. अब बेटे यही चार्जेस अगर वर्टिकल ओरिएंटेशन में पड़े हुए हैं ऐसे, तो अब लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस ये वर्टिकल बनेगी। अब इस वर्टिकल लाइन के लॉन्ग रिपल्जन होगी लाइक दिस बेटे, ये देखिए। सिमिलरली अब दो ऑपोजिट चार्जेस भी दिखा सकते हैं, उनकी अट्रैक्शन वर्टिकल ही होगी, वर्टिकल ओरिएंटेशन में लाइक दिस। सिमिलरली अगर दो चार्जेस किसी और ओरिएंटेशन में पड़े हुए हैं, ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है लाइक दिस, तो अब ये जो भी लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस बनेगी उस लाइन के अलोंग इन्होंने रिपेल करना है या अट्रैक्ट करना है बच्चों, ये आप देख सकते हैं। I hope you got it. So we concluded that direction of force, the direction of electric force of attraction or repulsion is along the line joining the charges. Very key line बच्चों। जी बच्चों, यहाँ तक हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि अब हम कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं, लेकिन स्टेटमेंट से पहले बेटे हम डायग्राम पे ये सारी चीज़ें शो कर देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हेयर इज़ द डायग्राम। हमने यहाँ दो पॉइंट चार्जेस बेटे शो किए, Q1 एंड Q2, दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों रिपेल करेंगे बेटे। R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, और सबसे पहले लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस आ गई। नाउ दे विल रिपेल ईच अदर with forces F12 and F21. बेटे F12 is the force on charge 1 by charge 2 and F21 is the force on charge 2 by charge 1. Similarly अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगा और डिस्टेंस वही है उनके दरमियान R बेटे, now they will attract along the line joining the charges once again as shown by this arrow बेटे, F12 and F21. तो बच्चों कूलम आफ्टर परफॉर्मिंग
a lot of experiments on point charges, he concluded that the magnitude of force between the charges or point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them. अब कुछ बच्चे अक्सर क्वेश्चन करते हैं जी क्लास में कि जी सर ये स्केयर कैसे आया। मैं उन्हें कहता हूँ बेटे ये बिल्कुल कूलम लॉ ने ख्वाब में नहीं देखा था, उसने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा। उसने एक्चुअली जब डिस्टेंस डबल किया तो उसने देखा कि फोर्स 4 गुना कम हो रही है। तो ऑफ कोर्स अगर आप आर के ऊपर स्केयर करोगे और डिस्टेंस को आप डबल करो तो डबल का स्केयर क्या होता है 4 बेटे, तो आगे ही फोर्स 4 गुना कम हो गई। मतलब उसने ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया कि डिस्टेंस डबल करने पर फोर्स हाफ नहीं होती। अगर तो फोर्स हाफ हो रही होती तो यहाँ स्केयर आने की कोई लॉजिक नहीं था। सो एक्सपेरिमेंटली ही वेरीफाइड दैट magnitude of force is inversely proportional to square of distance between the charges. नेक्स्ट बेटे अगर हम यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पुट करेंगे तो ये एक इक्वेशन में बदल जाएगा, F इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। स्टेटमेंट फिर क्या बनी बच्चों, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन between the 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them बेटे। अब यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है बेटे के, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसका नाम है बच्चों कूलम्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू बेटे दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक्चुअली किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू एस आई सिस्टम पे या जो आप सिस्टम फॉलो कर रहे हो उस पर डिपेंड करती है। इफ़ यू चेंज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स द वैल्यू चेंजेस। जैसे आपकी हाइट सेंटीमीटर में कुछ और होगी, मीटर में कुछ और होगी, किलोमीटर में कुछ और होगी, तो ऑब्वियसली इफ़ यू चेंज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स द वैल्यू ऑफ के चेंजेस। दूसरा बेटे ये डिपेंड करता है मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द चार्जेस। फिर कूलम भाई ने बच्चों क्या किया, सिस्टम ऑफ यूनिट्स अपनी आसानी के लिए सिस्टम इंटरनेशनल ले लिया बच्चों और मीडियम कंसिडर कर लिया वैक्यूम, और के का एक फार्मूला डराइव करके आपको दे दिया, डैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटे ये स्क्रीन पे बॉटम पे आपको नजर आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इस फार्मूला के अंदर ये जो ई नॉट आ रहा है या एप्सिलॉन नॉट आ रहा है या एप्सिलॉन नॉट कुछ लोग बेटे पढ़ते हैं, इसकी वैल्यू है इस 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट। इसका के से रिवर्स होगा बेटे, यानी पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड कूलम स्क्वायर। अब दिस कांस्टेंट फैक्टर इज नोन एज वैक्यूम परमिटिविटी। परमिटिविटी वर्ड के लिए यहाँ बेटे नोट कर लीजिए कि परमिटिविटी इज एक्चुअली द रेजिस्टेंस और ऑपोजिशन ऑफ द मीडियम टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर चार्ज, और it is an opposition to electric field or electric force. Simply you can recall this permittivity with opposition. नेक्स्ट बेटे यही के की वैल्यू अगर हम पुट कर दें ऊपर वाली इक्वेशन में तो हमारे पास फार्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। सो बच्चों यहाँ तक कूलम्स लॉ का शॉर्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अगर आपको आता है कूलम्स लॉ में स्टेट कूलम्स लॉ एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, तो आपको डायग्राम भी बनानी है बेटे, मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है, स्टेटमेंट लिखनी है और कांस्टेंट के बारे में बताना है और ये वैक्यूम परमिटिविटी के बारे में भी बताना है। फिर आपके 2 नंबर बेटे पूरे होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं वेक्टर फॉर्म की तरफ बच्चों। वेक्टर फॉर्म के लिए बच्चों हम वही डायग्राम दोबारा आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये F12 की डायरेक्शन में ये जो येलो एरो मैंने बेटे बनाया है ये शो कर रहा है F12 की डायरेक्शन को, तो इस यूनिट वेक्टर को कह देते हैं R12 यूनिट वेक्टर बेटे। और F21 की तरफ ये जो येलो एरो आपको नज़र आ रहा है ये F21 की डायरेक्शन बता रहा है, इसको हमने शो कर दिया R21 यूनिट वेक्टर के साथ। अब हम जानते हैं बेटे, ये आप इसको देखिए नीचे भी आपने शो कर दिया R12 एंड R21। नेक्स्ट बेटे आप ये देखो यही किताब में डायग्राम थोड़ी टिल्ट की हुई है और बच्चों के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, तो मैं भी आपको इसी डायग्राम को यहाँ टिल्ट करके दिखाता हूँ। ये वही डायग्राम बन जाएगी जो बुक में अलहदा से वेक्टर फॉर्म में बनाई हुई है। आइए ये देखते हैं बेटे। ये देखिए ये डायग्राम किताब में बनी हुई है।
ये एक्चुअली वही डायग्राम है जो हमने पहले इस तरह हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में बनाई थी, और ये बात आपको पहले भी मैं गाइड कर चुका हूँ कि किसी भी ओरिएंटेशन में चार्जेस पड़े होंगे, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस होगी। वो कोई भी ओरिएंटेशन हो सकती है लाइक दिस। नेक्स्ट आइए अब डेरिवेशन की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे हमें पता है किसी भी वेक्टर को लिखना है तो हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं। मैग्नीट्यूड उसका ए हो गया और ए यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन होगी, किसी भी वेक्टर ए को अगर लिखना है। अब इसी लॉजिक पे अगर मैं F12 को लिखूंगा बेटे, डैट इज के Q1 Q2 ओवर आर स्क्र, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और R12 इसका यूनिट वेक्टर आ गया। सिमिलरली F21 फोर्स में क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, यानी के Q2 Q1 या Q1 Q2 ओवर आर स्क्र, लेकिन यूनिट वेक्टर चेंज होके R21 हो जाएगा। नेक्स्ट बेटे अगर आप देखिए तो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये दोनों यूनिट वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। इट मीन R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R12। तो अगर मैं इस थर्ड स्टेप में R21 की जगह पे माइनस R12 पुट कर दूं तो ये मेरे पास आंसर आएगा बेटे। और नेक्स्ट माइनस को अगर मैं बाहर निकाल के लिख लूँ लेफ्ट, तो देखिए ये क्या बचता है, F21 इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 ओवर आर स्क्र, R12 यूनिट वेक्टर। अब ये सारा हिस्सा जो है आप देखें ये कॉमन है, तो आप अब इस सारे हिस्से की जगह पे F12 लिख सकते हो बच्चों। यहाँ इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कहकर कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट F21 इक्वल टू माइनस F12। यानी बेटे साबित हुआ दोनों चार्जेस एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं दे एक्सर्ट सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, और सेम फोर्स इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ से बेटे ये बात साबित हुई कि कूलम फोर्स जो है एक म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब है कि दोनों चार्जेस बराबर की फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल। So Coulomb force is a mutual force, that is both charges exert force on each other equal in magnitude and opposite in direction। और यही बात बेटे न्यूटन थर्ड लॉ को भी तो ओबे कर रही है। सो कूलम्स लॉ इज जस्ट इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन थर्ड लॉ दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बच्चों अब वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स एक्सप्लेन, तो आपने ये वेक्टर फॉर्म लिखनी है। या वो कह दे जी कूलम्स लॉ इज जस्ट इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन्स थर्ड लॉ, तब भी आपने यही वेक्टर फॉर्म करनी है। या वो कह दे जी प्रूव डैट F21 इक्वल टू माइनस F12, तो तब भी आपने यही वेक्टर फॉर्म वाला पोर्शन बेटे अटेम्प्ट करना है इन शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटे लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ कूलम्स लॉ, डैट इज अफेक्ट ऑफ मीडियम। अब सपोज कर लें जी स्टार्ट में दो चार्जेस वैक्यूम में पड़े हुए हैं। अब वैक्यूम को मैंने ब्लैक कलर से शो किया है क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट्स और आप जानते हैं कि वैक्यूम का कोई कलर नहीं होता बेटे। सो अगर दो चार्जेस वैक्यूम में हैं तो फोर्स क्या होती है, वी ऑल नो डैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है दिस इज कॉल्ड वैक्यूम परमिटिविटी। नेक्स्ट इस इक्वेशन को बेटे इक्वेशन 1 कह देते हैं। नेक्स्ट अब इन्हीं चार्जेस के दरमियान हमने कोई इंसुलेटिंग मीडियम प्लेस कर दी है, हालांकि कंडक्टर भी रख सकते हैं लेकिन उसको ज़रा एंड पे जाके मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ इंसुलेटिंग मीडियम की बात होगी बेटे। अगर इंसुलेटिंग मीडियम या जिसे डाइलेक्ट्रिक कहते हैं अगर हम रखते हैं बेटे, तो ऑफ कोर्स अब उसकी परमिटिविटी डिफरेंट होगी। परमिटिविटी मीन ऑपोजिशन, यानी मीडियम की ऑपोजिशन ऑफ कोर्स वैक्यूम की ऑपोजिशन से कुछ ज़्यादा होगी। अब वो जितनी ज़्यादा होगी, जितने गुना ज़्यादा होगी, फोर्स उतने गुना बेटे कम हो जानी है। यानी आप वैक्यूम वाली फोर्स में ये पार्ट देखें जो मैंने ये सारा हाईलाइट किया है, वाइट हाईलाइटेड, इसको इस सारे पार्ट को छोड़ के जो बाकी हिस्सा है वो वैक्यूम परमिटिविटी है। तो अब मीडियम में फोर्स निकालनी होगी तो वैक्यूम परमिटिविटी की बजाय क्या आ जाएगा, मीडियम परमिटिविटी। तो मीडियम में फोर्स आ गई 1/4 पाई ई मीडियम Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 कह दिया बच्चों। नेक्स्ट अब रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअली क्या है, दिस इज द रेशियो ऑफ मीडियम परमिटिविटी एंड वैक्यूम परमिटिविटी। यानी ये रेशियो हमें बताएगी कि मीडियम की ऑपोजिशन वैक्यूम के मुकाबले में रिलेटिव टू वैक्यूम कितने गुना ज़्यादा हो गई है। फ्रॉम दिस फॉर्मूला अगर आप ई मीडियम कैलकुलेट करें तो ये आएगा बेटे ई नॉट इंटू ई आर, और इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए बेटे। तो आपके पास एफ मीडियम का फार्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर बेटे।
अब ये फार्मूला डायरेक्ट आपकी किताब में टेक्स्ट बुक में ये बिल्कुल डायरेक्ट आपको लिखा हुआ है, कोई डेरिवेशन के स्टेप्स नहीं है, तो इसलिए बच्चे को क्लियर नहीं होता सही तरह। लेकिन आप ये स्टेप्स कर लीजिएगा तो बेहतर हो जाएगा आपको मतलब डिस्क्राइब करना, और आपकी समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली फार्मूला किस तरह डराइव हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों। इसी एक्सप्रेशन को अगर आप देखो तो इसमें एप्सिलॉन आर सिर्फ यही एक एक्स्ट्रा फैक्टर आया, बाकी सारा हिस्सा तो क्या वही चीज़ नहीं है बच्चों? तो हम बाकी सारे हिस्से को न्यूमरेटर में ले गए और एप्सिलॉन आर को नीचे रहने दिया, तो ऊपर वाला सारा हिस्सा ये एफ वैक्यूम बन गया और नीचे आ गया एप्सिलॉन आर, यानी साबित हो गया एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। अब एप्सिलॉन आर जिसे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहते हैं, ये तमाम इंसुलेटिंग मीडियम और डाई इलेक्ट्रिक के लिए बेटे इसकी वैल्यू एक से ज़्यादा होती है। सो एक से ज़्यादा वैल्यू पे जब कोई चीज़ डिवाइड होती है तो वो चीज़ छोटी हो जाती है, तो एफ मीडियम इज़ लेस देन एफ वैक्यूम, ये मैथमेटिकली साबित हो गया बेटे। नेक्स्ट, अब एप्सिलॉन आर जो है यहाँ से फार्मूला को रीअरेंज करें तो एप्सिलॉन आर का फार्मूला आ गया एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम। नेक्स्ट बेटे हम रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ पे एक दफ़ा दोबारा नज़र डाल लेते हैं बेटे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमेशा फॉर ऑल डाइलेक्ट्रिक या फॉर ऑल इंसुलेटिंग मीडिया ग्रेटर देन 1 होगी बेटे। नंबर 2, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होगी फॉर वैक्यूम, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक को हम वैक्यूम से रिलेट कर रहे हैं बेटे, तो अगर आप मीडियम भी वैक्यूम लोगे और वैक्यूम से ही कंपेयर कर रहे होगे तो ऑफकोर्स रेशो 1 आएगी। फिर एयर के लिए बेटे इसकी वैल्यू 1.0006 होती है, यानी एयर का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता फोर्स पे, क्योंकि 1.0006 तकरीबन 1 ही है बेटे। फिर बेटे एप्सिलॉन आर की वैल्यू इन्फिनिटी होती है फॉर कंडक्टर्स और मेटल्स बेटे। ऐसा क्यों है बेटे? जब चार्जेस के दरमियान कंडक्टर्स आएंगे तो वो कंडक्टर एक्चुअली अपने अंदर उतना ही फील्ड पैदा कर लेता है जितना एक्चुअली उन चार्जेस के दरमियान होता है, जिसकी वजह से नेट फील्ड कंडक्टर के अंदर ज़ीरो हो जाता है। अभी फ़िलहाल मैं इस बात को ज़्यादा तफसील से नहीं बता रहा, जब हम शीट्स और कूलम्स लॉ से थोड़ा आगे चलेंगे और हम बात कर रहे होंगे बेटे गॉसेस लॉ की, तो कुछ हमने आधा का चैप्टर पढ़ा होगा, तो ये वाली बात मैं आपको ज़रा डिटेल से अगली वीडियोस में बताऊंगा कि एप्सिलॉन आर कंडक्टर्स के लिए इनफाइनाइट क्यों होता है। अभी फ़िलहाल आपने इसको याद रखना है, फॉर कंडक्टर्स मेटल्स वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज़ इन्फिनिटी बेटे। ये टेबल भी आपकी किताब से लिया बेटे, ये टेबल में से जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ थी वो मैंने आपको बता दी हैं। हाँ, वाटर की ये एट द एंड लिखी हुई है, डिस्टिल्ड वाटर की 78.5, एक वैल्यू आप ये याद कर लेना, तो डेट्स इनफ फॉर इट बेटे। ले डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने कूलम्स लॉ फिनिश कर लिया। अब कूलम लॉ से रिलेटेड 3 न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें पहले 2 अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज के और पहली एग्जांपल है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 12.1 बेटे। लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल 12.1। ये स्टेटमेंट बुक से ही मैंने बिल्कुल कॉपी की है बेटे। चार्जेस Q1 100 माइक्रोकूलम एंड Q2 50 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड इन XY प्लेन एट पोजीशंस R1 3.0 J कैप एंड R2 4.0 I कैप। यानी बेटे यहाँ XY प्लेन की बात हो रही है। तो चैप्टर 2 जो कि फर्स्ट ईयर में भी मैं आपको बताता रहा हूँ कि वेक्टर्स के बगैर हम फिजिक्स बेटे नहीं पढ़ सकते, तो वेक्टर्स के लिए ज़रूरी है कि अब आपको चैप्टर 2 की बातें थोड़ी सी रिकॉल करनी पड़ेंगी। तो एक्स वाई प्लेन में ये जे कैप का मतलब क्या होता था बेटे? वाई एक्सिस, यानी जो पहला चार्ज है ये वाई एक्सिस पे पड़ा है 3 यूनिट्स डिस्टेंस पे, और जो दूसरा चार्ज है बेटे ये एक्स एक्सिस पे पड़ा है 4 यूनिट्स के फासले पे। अब पूछा क्या हुआ है बेटे? वेयर द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन मीटर्स, कैलकुलेट द फोर्स ऑन Q2। Q2 पे लगने वाली फोर्स निकालनी है, यानी F21 कैलकुलेट करना है बेटे। ये डायग्राम भी आपको गिवन है। अब इस डायग्राम को हम दोबारा से अपने सोल्यूशन में रीड्रॉ करेंगे ताकि न्यूमेरिकल हमें कुछ समझ आए। सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन बेटे। जी बेटे, डाटा में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों चार्जेस की वैल्यूज़ लिख ली जो हमें गिवन थी बेटे एज इट इज़, और 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि माइक्रो कूलम आप माइक्रो जानते हैं 10⁻⁻6 होता है, ताकि ये कूलम में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट बेटे हमें पोजीशन वेक्टर गिवन था फर्स्ट चार्ज का, उसे हमने R1 कह दिया 3.0 J,
और पोजीशन वेक्टर सेकंड चार्ज का गिवन है, दैट इज R2 4.0 आई कैप। अब टू फाइंड में हमने क्या करना है, फोर्स ऑन Q2 दैट इज F21 कैलकुलेट करना है। तो लेट्स रीड्रॉ द डायग्राम बेटे जो हमें गिवन भी थी कैलकुलेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये एक्स वाई प्लेन बेटे आपके सामने शो कर दिया। अब इसमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप जानते हो ओरिजिन होता है बेटे। अब वाई एक्सिस के ऊपर हमारा पहला चार्ज पड़ा हुआ है, डैट इज Q1, और इसका पोजीशन वेक्टर भी हमें गिवन है 3.0 जे कैब, ये येलो वेक्टर के साथ आपको नजर आ रहा है बेटे। फिर दूसरा बेटे जो चार्ज है वो एक्स एक्सिस पे पड़ा है 4 यूनिट्स के फासले पे, तो इसका पोजीशन वेक्टर आ गया 4.0 आई कैब बेटे। अब यहाँ पर आपको पहले मैं कूलम्स लॉ में बता चुका हूँ कि फोर्स जो लगती है वो हमेशा अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस लगती है। तो ये अलोंग द लाइन डॉटेड मैंने अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी बेटे। अब इस लाइन के अलोंग Q1 ने Q2 को रिपेल करना बेटे, तो इन दिस डायरेक्शन, ये आपको स्क्रीन पे डायरेक्शन आ रही है नज़र बेटे ग्रीन कलर में, ये F21 फोर्स से रिपेल करेगा पहला चार्ज दूसरे चार्ज को। ये फोर्स एक्चुअली हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं बेटे। अब फोर्स को चूंकि वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर से, लेकिन R अभी तक हमें नहीं पता, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस वो अभी तक नहीं पता। लेकिन अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल की बेस देखें 4 है, हाइपोट और परपेंडिकुलर देखें बेटे 3 जे कैप है, यानी तो हाइपोटेनिस फिर क्या होगा 5 होगा। ये देखो हाइपोटेनिस को सॉल्व करके मैंने दिखाया है, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये अंडर रूट 16 प्लस 9 यानी अंडर रूट 25, 5 मीटर आ गया। यानी दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस बेटे 5 मीटर है। तो डिस्टेंस भी पता है, दोनों चार्जेस भी पता है, के भी पता है, तो फोर्स तो आ गई, मैग्नीट्यूड फॉर्म आ गई, रह गई बेटे डायरेक्शन। तो ये फोर्स का फॉर्मूला आपके सामने Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करेंगे डैट इज बेटे R21 यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट बेटे आप देखो कि यहाँ तक तो हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी आती है Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर को हम कन्वर्ट करेंगे वेक्टर के अंदर, कोई भी यूनिट वेक्टर को वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो R21 यूनिट वेक्टर को क्या लिखेंगे, R2 वेक्टर ओवर R21 मैग्नीट्यूड बेटे। अब ये R21 यूनिट वेक्टर कहाँ पे है, ये डायग्राम में आपको रेड कलर का जो वेक्टर नजर आया है, ये बेटे क्या उसी डायरेक्शन में नहीं है जिस डायरेक्शन में ग्रीन वेक्टर है, क्या कहते हैं, इट मीन ये R21 वेक्टर है। तो जब मेरे पास ये रेड वेक्टर आ जाएगा तो इसी के मैग्नीट्यूड पे से डिवाइड करके इसका यूनिट वेक्टर मैं फाइंड कर लूँगा। यानी मुझे ये डायग्राम से अब ये दो येलो एरोज जो आपको नज़र आ रहे हैं, इन दोनों की मदद से ये रेड वाला एरो कैलकुलेट करना है, जिसे मैं R21 वेक्टर कह रहा हूँ बेटे। अब R21 वेक्टर, ये अगर ट्राइंगल आप देखें बेटे, तो R2 को अगर आप देखो, इसका हेड हेड से मिला हुआ है और टेल टेल से मिली हुई है, यानी R2 इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ R1 एंड R21, यानी R1 और R21 जमा होके बेटे R2 आ रहा है। तो यहाँ हमने R21 निकालना था, तो ये आ गया R2 माइनस R1, R1 राइट साइड पे जाके माइनस हो गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ R2 एंड R1, आंसर आ गया 4i कैप माइनस 3j कैप। अब हम ये वैल्यूज बेटे आगे पुट करेंगे फार्मूला के अंदर। देखिए 9 इंटू 10 इस पर 9 के की वैल्यू, दोनों चार्जेस की वैल्यू आ गई और डिस्टेंस 5 की वैल्यू आ गई। अब R2 वेक्टर जो ये फाइंड किया था 4i माइनस 3j, ये पुट होगा, और इसका मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स ये रेड वाला वेक्टर है, ये 5 मीटर ही है बेटे, मैग्नीट्यूड इसका 5 ही है। तो 4.0i माइनस 3.0j डिवाइडेड बाय 5 आ गया। अब अगर आप ये वाला सारा हिस्सा देखो, ये जो मैंने बेटे हाईलाइट किया है वाइट हाईलाइट, इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो तो आंसर आएगा बेटे आपके पास 0.36। और बाकी जो पार्ट बचा वो आपके पास 4i माइनस 3j, उसे ब्रैकेट में एज इट इज़ लिख लिया। अब 0.36 मल्टीप्लाई करें आगे ब्रैकेट के साथ, तो ये आंसर बन गया बेटे 1.44i कैप माइनस 1.08j कैप। नेक्स्ट बेटे अब हम मैग्नीट्यूड देखेंगे। मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट के अंदर कंपोनेंट्स का स्क्वायर करते हैं, तो 1.44 का स्क्वायर प्लस माइनस 1.08 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया बेटे 1.8 न्यूटन। नेक्स्ट अब इसकी डायरेक्शन देखनी है बेटे। अब डायरेक्शन के लिए यहाँ बुक में थोड़ा डिफरेंट मेथड बताया गया है, ऑल दो ये एक आर्टिकल हमने चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, उसमें हमने थीटा और फाई वाले 4 रूल्स पढ़े थे। उसमें हम पहले फाई निकालते थे एंगल, इग्नोरिंग द साइंस
पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस ऑफ कंपोनेंट्स, हम फाई निकाल लेते थे टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स करके, फिर हम क्वाड्रेंट के मुताबिक थीटा निकालते थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा फाई के बराबर होता था, सेकेंड में बेटे थीटा जो है 180 माइनस फाइव होता था, थर्ड में 180 प्लस फाइव, अगर आपको याद हो रही है बात बेटे मेरे, और चौथे क्वाड्रेंट में 360 माइनस फाइव होता था। तो ये सारे फार्मूलाज जो हमने पढ़े थे ये अब यहाँ पे अप्लाई नहीं वो कर रहा, वो ज़रा डिफरेंट मेथड से कर रहा है। वो क्या मेथड है आइए मैं आपको बताता हूँ। तो वो नेगेटिव साइन को इग्नोर नहीं कर रहा, वो फॉर्मूला में पुट कर रहा है, तो एंगल अब नेगेटिव निकलेगा। मैथमेटिक्स के अंदर नेगेटिव साइन का मतलब होता है क्लॉकवाइज एंगल, यानी ये -37 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंगल है, जो डायग्राम में ये आपको शो हो रहा है बेटे, ये डायग्राम में देखिए, यानी ये इस वेक्टर का क्लॉकवाइज एंगल बताया गया है। माइनस का मतलब क्लॉकवाइज एंगल है 37 डिग्री विद एक्स एक्सिस। इसी एंगल को अगर आप वो अपने तरीके से करना चाहेंगे तो वो 360 माइनस फाइव करेंगे, तो वो 360 माइनस 37 कितना आ जाएगा जी आपके पास, 323 डिग्री होगा उसका आंसर, वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा। आई होप यू गॉट इट बेटे, दोनों आंसर ठीक होंगे, एक वो एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है। नेक्स्ट बेटे मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 12.1 की तरफ। ये आपके सामने स्टेटमेंट बच्चों, कंपेयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। कंपेयर का मतलब होता है बेटे रेशो लेना। अब एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 ग्राम है, चार्ज 20 माइक्रोकूलम है, बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करके लिख लीजिए कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसका मास और चार्ज दोनों बराबर हों बेटे। दैट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट, डिस्टेंस भी दे दी है, दोनों का मास बराबर है, दोनों का चार्ज भी बराबर है बेटे, और कैपिटल जी की वैल्यू भी गिवन है। नेक्स्ट आइए जी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दोनों चार्जेस को यहाँ पे लिख लिया और दोनों मैसेज को, M1 इक्वल टू M2 10 ग्राम था, उसको 1000 पे डिवाइड करके केजी में कन्वर्ट कर लिया। अब दोनों चार्जेस भी बराबर हैं बेटे, वो 20 माइक्रोकूलम को लिख लिया 20 टाइम्स 10 पावर -6। नेक्स्ट बेटे डिस्टेंस इनके दरमियान आर गिवन था 10 सेंटीमीटर, जिसे 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.10 मीटर आ जाएगा। अब हमें के की वैल्यू जो कॉन्स्टेंट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं उनकी भी लिख देते हैं वैल्यू बेटे। के की वैल्यू 9 × 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देन कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 टाइम्स 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब बेटे फाइंड करना है हमने रेशो ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, यानी FE/FG हम फाइंड करेंगे। तो आइए बेटे सोल्यूशन की तरफ। कैलकुलेशन देखी हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है कूलम्स लॉ से K/Q1/Q2/R², और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये फॉर्मूला होता है बेटे G(m1m2/R²। अब आप R² और R² को कैंसिल होता हुआ देख रहे हैं, बाकी क्या बचेगा बेटे K(Q1Q2/G(m1m2). नाउ पुटिंग द वैल्यूज, ऑल वैल्यूज आपने पुट की बेटे, और आंसर आपके पास आ जाएगा 5.4 × 10 पावर 14। ऑफ कोर्स इसका यूनिट नहीं होगा बेटे, क्योंकि ये दो फोर्सेस की रेशो है, अगर सेम क्वांटिटीज की रेशो हो तो रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट बच्चों मूव करते हैं 12.2 न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि थोड़ा सा लेंथी है ऑल दो, लेकिन एक अच्छा न्यूमेरिकल है जी। कैलकुलेट वेक्टोरियली द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू एज शोन इन द फिगर। अगर आप इस फिगर पे गौर करें तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है बेटे, ये लग शायद हो सकता है आपको रही हो कि ये इक्विलेटरल है, ये इक्विलेटरल नहीं है। इसकी दो जो ऊपर वाली साइड्स हैं 1 मीटर 1 मीटर लेंथ में है, और नीचे वाली साइड 0.60 1.2 मीटर है। और ऐसी ट्राइंगल जिसकी दोनों साइड्स बराबर हों, दो साइड्स बराबर हों, उससे बेटे आइसोसेलेस कहते हैं। एनी हाउ इस आइसोसेलेस ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे 3 चार्जेस पड़े हुए हैं। नीचे वाले दोनों वर्टिसेस पे पहला चार्ज लेफ्ट साइड पे पड़ा है जी 1 माइक्रोकूलम, दूसरा राइट साइड के नीचे वाले कॉर्नर पे -1.0 माइक्रोकूलम। और डायग्राम में काफ़ी सारे डिस्टेंसेस भी गिवन है, और ऊपर वाले कॉर्नर पे एक चार्ज क्यू पड़ा हुआ है 4 माइक्रोकूलम। तो बच्चों हमें क्या कहा गया है कि क्यू चार्ज पे लगने वाली नेट फोर्स वेक्टोरियली कैलकुलेट करें, यानी इस क्यू चार्ज पे जो ऊपर वाला कॉर्नर है बेटे, इस पे नीचे वाले दोनों चार्जेस फोर्स लगाएंगे। पहला चार्ज के फोर्स को हम F1 कह देंगे, और दूसरे चार्ज के फोर्स को F2 कह देंगे, और उन दोनों फोर्सेस को वेक्टोरियली ऐड करेंगे।
वही मेथड जो हमने फर्स्ट ईयर में बेटे पढ़ा था चैप्टर 2 में, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में 5 स्टेप्स पढ़े थे कि आप जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उनके कंपोनेंट्स फाइंड करें पहले, फिर सबके एक्स कंपोनेंट ऐड कर दें, रिजल्टेंट का एक्स आ जाएगा, फिर सबके वाई ऐड करेंगे, रिजल्टेंट का वाई आ जाएगा, और जब रिजल्टेंट का एक्स और वाई आ गया तो टोटल निकालने के लिए अंडर रूट वाले मेथड से अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेंट स्केयर प्लस वाई कॉम्पोनेंट स्केयर ये सारा कैलकुलेट हो जाएगा। यानी ये 6-7 स्टेप्स इसमें बेटे हम करेंगे। 6-7 क्यों बोले हैं? क्योंकि इस न्यूमेरिकल में ना हमें वो फोर्सेस गिवन है ना एंगल वगैरह गिवन है बेटे। यानी हमने वो फोर्सेस को भी पहले कैलकुलेट करना है, एंगल को भी कैलकुलेट करना है, फिर उनके कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने हैं, फिर उनको ऐड करके वो सारा नेट फोर्स निकालनी है, उसकी डायरेक्शन निकालनी है, वेक्टर फॉर्म में उसको लिखना है। ये सारी बातें अभी आपने खौफ नहीं खाना है इन बातों से। जब हम आहिस्ता आहिस्ता ये स्टेप्स कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह आपके दिमाग में ये स्टोरी क्लियर होगी ना कि हमने ये करना क्या है, तो आगे जो मैं स्टेप्स करूँगा तो इंशाल्लाह आपको क्लियर होता जाएगा साथ साथ। ले जी मूव करते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास पहला चार्ज आ गया 1 माइक्रोकूलम जी, दूसरा चार्ज आ गया जी -1 माइक्रोकूलम, और तीसरा चार्ज जिसके ऊपर नेट फोर्स निकालनी है दैट इज़ 4 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना है जी, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू दैट इज़ कैपिटल एफ इसे कह दिया जी। तो कैलकुलेशन स्टार्ट की बेटे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये आपको एक ट्राइंगल नज़र आ रही है बेटे, इसके नीचे वाले कॉर्नर ए पे एक पॉजिटिव चार्ज Q1 पड़ा है, और नीचे वाले राइट साइड पे जो कॉर्नर है पी कॉर्नर वहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज पड़ा है बेटे, और ऊपर के टॉप कॉर्नर सी पे एक Q चार्ज पड़ा है बेटे। अब ये वाला डिस्टेंस हमें 1 मीटर गिवन है, ये भी 1 मीटर गिवन है, और ये जो हाइट है इस ट्राइंगल की बेटे 0.80 मीटर है। ये पॉइंट्स की लेवलिंग बेटे A B C D ये हमने खुद ही की है, ताकि कैलकुलेशन करते हुए जब ये डाटा इस्तेमाल करना होगा तो रेफरेंस के लिए ऑफ कोर्स हम ट्राइंगल्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे, तो उनको नाम दे दिया बेटे A B C D। सिमिलरली A से D तक लेंथ ये 0.60 मीटर है, और D से B तक भी 0.60 मीटर लेंथ बन रही है। ये डायग्राम इतनी आपको गिवन है। अब इससे आगे मूव करते हैं बेटे। ये थीटा एंगल भी बेटे गिवन है डायग्राम में। नेक्स्ट ये जो Q1 बेटे फोर्स लगाएगा Q पे वो रिपल्सिव होगी, और वो रिपल्सिव किस डायरेक्शन में होगी, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। ये जो ब्लैक कलर का एरो नज़र आ रहा है इस फोर्स का नाम F1 रख दिया बेटे। अब जो सेकेंड चार्ज Q2 है नीचे, ये ऊपर वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ये ब्लैक कलर का एरो आपको नज़र आया, अट्रैक्ट करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। इस फोर्स का नाम हमने F2 रख दिया बेटे। नेक्स्ट अब हमने इन फोर्सेस के कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने हैं, तो मैंने रेफरेंस के लिए वहाँ पर एक एक्स एक्सिस लाइन दिखा दी यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक वर्टिकल लाइन दिखा दी बेटे। अब कंपोनेंट्स बनाने के लिए आप फोर्स F1 के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो ये इसका एक एक्स कंपोनेंट आ गया F1x, और ये येलो कलर में F1y आ गया। सिमिलरली अगर आपने F2 का कंपोनेंट बनाना है तो उसका एक्स कंपोनेंट ये आएगा बेटे F2x, और F2y डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये येलो कलर में आपको नज़र आ रहा है बच्चों। बच्चों यहाँ से ये साबित हुआ कि दोनों के x कंपोनेंट्स तो सेम डायरेक्शन में है तो ये ऐड हो जाएंगे, लेकिन दोनों के y कंपोनेंट्स को माइनस करना पड़ेगा। ऑल दो हमने वो चैप्टर 2 में जो आर्टिकल पढ़ा था वहाँ हमने पढ़ा था कि तमाम वेक्टर्स के y कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, क्योंकि वहाँ हमने दोनों वेक्टर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेट किए थे। इस टाइम बेटे आपकी जो पहली फोर्स है F1 वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और F2 बेटे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है, और हमने पढ़ा हुआ है फोर्थ क्वाड्रेंट में y कंपोनेंट नेगेटिव होता है। लिहाजा जब हम इनके नेट y कंपोनेंट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो F1y में से F2y को माइनस किया जाएगा। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं बेटे एंगल फाइंड करने की तरफ, और इन फोर्सेस को फाइंड करेंगे, फिर इनके कंपोनेंट्स, फिर इन्हें ऐड करेंगे, और फिर नेट की तरफ मूव करेंगे। ले जी ये एंगल भी थीटा मैंने शो कर दिया बेटे डायग्राम में, ये देखिए थीटा इन राइट ट्राइंगल ACD। अच्छा ये जो एंगल थीटा है इसको भी दोबारा देख लीजिए। एक्चुअली दो हॉरिजॉन्टल लाइंस को कोई लाइन कट करे तो वो बराबर का एंगल बनाती है। ये A से C तक जो लाइन जा रही है और आगे वो C से जो F1 लाइन निकल रही है, ये सेम लाइन है ना, तो ये लाइन नीचे AB लाइन के साथ जितना एंगल बना रही है वो ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ भी बराबर का एंगल बनाएगी। तो सिमिलरली ये दोनों एंगल्स इसी तरह इक्वल होंगे। तो नेक्स्ट इन राइट ट्राइंगल बेटे हमने ACD टेन थीटा मालूम किया,
परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है 0.80 मीटर इस ट्राइंगल में और बेस है 0.60, तो थीटा आ गया टेन इनवर्स 0.80 ओवर 0.60 विच इज़ 53 डिग्री बेटे। नेक्स्ट अब हम पहली फोर्स कैलकुलेट करेंगे F1 के Q1 ओवर आर स्केयर। इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, सिंपली वैल्यूज पुट की, जवाब आ गया बेटे 0.036 न्यूटन। अब दूसरा चार्ज भी सिर्फ नेचर में ऑपोजिट है बेटे नेगेटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड तो वही है ना, इसलिए F2 का मैग्नीट्यूड भी बेटे वही आएगा। जी बेटे ये सेकेंड फोर्स भी देखें, वही मैग्नीट्यूड आ गई आपके पास 0.036 न्यूटन, क्योंकि सेकेंड चार्ज भी मैग्नीट्यूड में तो वही था। नेक्स्ट बेटे अब हम इनके कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। F1 एक्सिस F1 cos थीटा, तो 0.036 cos 53 डिग्री बेटे ये 0.02 न्यूटन आ गई। फिर इसका y कंपोनेंट फाइंड करने के लिए F1 sin थीटा बेटे 0.036 sin 53 डिग्री, ये आ गया 0.029 न्यूटन। अच्छा पहली फोर्स के जो दो कंपोनेंट्स आए हैं दूसरी फोर्स के भी वही होंगे, क्योंकि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है और एंगल भी सेम है बेटे, तो F2x भी वही आएगा बेटे 0.02 न्यूटन और F2y भी वही आएगा 0.029 न्यूटन बेटे। नेक्स्ट बेटे अब हम रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए दोनों के एक्स कंपोनेंट ऐड कर देंगे, तो नेट एक्स कंपोनेंट कितना आ गया 0.04 न्यूटन। और नेट वाई कंपोनेंट फाइंड करने के लिए दोनों फोर्सेस के वाई कंपोनेंट्स को माइनस किया इस दफ़ा, तो ये चूंकि वाई कंपोनेंट्स इक्वल थे तो 0.029 माइनस 0.029 0 न्यूटन आंसर आ गया बेटे। सो अब नेट फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटे, एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप। अब एक्स कंपोनेंट की जगह आ गया 0.04 आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट की जगह 0 आ गया, सो नेट फोर्स आ गई बेटे 0.04 आई कैप, साथ न्यूटन भी शो करना है, कैपिटल एन, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो दैट इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल नंबर 12.2। और डियर स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें, एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव इन टाइम नोटिफिकेशन ऑफ फिजिक्स वीडियोस। जज़ाकल्लाह।